Good morning everyone. This is Ashutosh Noch, your social science teacher. Today we are going to discuss our second lesson of civics. In the previous chapter we done about the constitution. We study about the constitution, what are the features of constitution, what is constitution, when it was started. वहां पर एक वर्ड आया था सेकुलर वर्ड इन द फीचर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. सो आज हम इस लेसन को पूरा डिटेल से पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज सेकुलरिज्म, कि सेकुलरिज्म होता क्या है. सेकुलर का मतलब होता है धर्मनिरपेक्ष, कि जब धर्म को हर चीज से अलग कर दिया जाता है. अब जैसे मेरा नाम आशुतोष है, मेरा धर्म हिंदू है, आई बिलोंग्स टू अ हिंदू रिलीजन. कोई लवप्रीत सिंह है तो उसका धर्म हो सकता है सिख है, कोई इकबाल है तो उसका धर्म हो सकता है मुस्लिम है. लेकिन क्या भारत का भी कोई धर्म है, क्या हिंदुस्तान का कोई धर्म है, उस चीज के बारे में हम इस लेसन के अंदर पढ़ते हैं. सबसे पहले व्हाट इज सेकुलरिज्म. सो सेकुलरिज्म मतलब होता है सेपरेशन. सेपरेशन मतलब अलग कर दो ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. सेपरेट कर दो रिलीजन को किससे, स्टेट. स्टेट मतलब लास्ट चैप्टर में बताया था कंट्री, कि किसी भी कंट्री से जब हम रिलीजन को सेपरेट करते हैं दैट इज नोन एज द सेकुलरिज्म. तो सेकुलरिज्म आपको क्लियर हुआ. क्या जब हमारा कंट्री आजाद हुआ इन 1947, उस समय दो कंट्री बने थे, हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान. उसका बनने का मेन कारण क्या था, रिलीजन. रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान बना, रिलीजन के आधार पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान सेपरेट हुए थे. लेकिन जब हिंदू और पाकिस्तान सेपरेट हुए तो पाकिस्तान ने एक अपने कंट्री का धर्म अपना लिया था, उसका नाम था इस्लाम. यानी कि पाकिस्तान क्या है, इस्लामिक कंट्री है. क्या हिंदुस्तान भी कोई इस्लामिक या हिंदू कंट्री है, क्या कोई हिंदू नेशन है? नहीं. इंडिया ने 42nd अमेंडमेंट 1976 में किया. अमेंडमेंट्स का मतलब क्या होता है, चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना हम सेकुलर स्टेट नहीं थे, फिर 1976 में एक अमेंडमेंट हुआ. अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज होना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और वो कौन सा था, 42nd. इस तरह से वहां पर एक वर्ड जोड़ दिया गया जिसका मतलब था सेकुलरिज्म. पहले हम डेमोक्रेटिक थे, लेकिन अब कौन से डेमोक्रेटिक है, सेकुलर एंड सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक है. अब कहता है कि फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट स्टेट पावर. इसका एक दूसरा मतलब ही होता है, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम. सो फंडामेंटल राइट करते क्या है, प्रोटेक्ट करते हैं किससे, अगेंस्ट स्टेट पावर, कि स्टेट ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल ना हो जाए. हमारी रक्षा करता है कौन, फंडामेंटल राइट्स, जिसका प्रावधान किसमें है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है. सो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज अस फंडामेंटल राइट्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द स्टेट पावर. नाउ लेसन जब ओपन होता है तो उसमें व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट. व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्यों है स्टेट को किससे सेपरेट करना, रिलीजन से. अगर किसी देश का कोई धर्म हो, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान का धर्म इस्लामिक स्टेट है वो, तो क्या होगा, माइनॉरिटी, यानी कि दो ग्रुप होते हैं, एक मेजोरिटी और एक माइनॉरिटी. मैंने लिखा यहां पर सबसे पहला फंक्शन डेमोक्रेटिक. फंक्शन डेमोक्रेटिकली का मतलब क्या होता है कि फंक्शन करेगा. डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेटिक, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. यानी कि डेमोक्रेसी के ऊपर असर पड़ता है किसका, अगर रिलीजन इंटरफेयर करता है किसके अंदर, स्टेट के अंदर. आओ देखते हैं. दो ग्रुप होते हैं कंट्री में, एक मेजोरिटी और दूसरा ग्रुप होता है माइनॉरिटी. मेजोरिटी कौन होते हैं, जो संख्या में ज्यादा हो किसी धर्म के या किसी जाति के लोग. माइनॉरिटी जो संख्या में कम होते हैं. जैसे इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में लगभग 79% हिंदू है और लगभग 40 to 15% मुस्लिम है. तो मुस्लिम माइनॉरिटी में है, हिंदू मेजोरिटी में है. अब इसका पॉजिटिव इंपैक्ट भी होता है और नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है. कैसे, अगर इफ मेजोरिटी, ध्यान से सुनना ये बात को, कि सेपरेट करना क्यों जरूरी है स्टेट को रिलीजन से. कहता है इफ मेजोरिटी, अगर मेजोरिटी रिलीजियस ग्रुप असेस द पावर देन इट मे बी पॉसिबल दैट मेजोरिटी ग्रुप्स डिस्क्रिमिनेट माइनॉरिटी. अगर पावर हिंदू ग्रुप्स के पास आ जाए किसी कंट्री में, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू ज्यादा है और स्टेट की सारी पावर हिंदुओं को दे दी जाए, तो वो क्या करेंगे, वो पाकिस्तान जैसा हाल करेंगे. क्या हाल करेंगे, कि शायद हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, 100% नहीं कि हिंदू कुछ करेंगे, एक संभावना हो सकती है कि मेजोरिटी क्या करेगी, उसको दबाने की कोशिश करेगी, डिस्क्रिमिनेट करने की कोशिश करेगी, किसको, माइनॉरिटीज को. ऐसे ही अगर मुस्लिम हिंदुस्तान में ज्यादा होते तो हो सकता है कि वो हिंदुओं को दबाने की कोशिश करते.
तो पहला फंक्शन क्या होता है, फंक्शन डेमोक्रेटिकली। अगर हमारे देश को डेमोक्रेटिक तरीके से चलना है, सभी लोगों के लिए समान राइट टू इक्वालिटी हो, तो क्या जरूरी है, सेपरेट करना किसको, धर्म को कंट्री से। फिर कहता है एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन, किसी भी तरह की डोमिनेशन, डोमिनेशन तो हम किसी का भी बर्दाश्त नहीं करते। घरों में माँ बाप वगैरह में कुछ कहते हैं, शायद हम उनका डोमिनेशन ना बर्दाश्त करें, पड़ोसियों का डोमिनेशन ना बर्दाश्त करें। डोमिनेशन कैसे कहते हैं कि हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती हक पैदा करता है। तो एनी फॉर्म ऑफ डोमिनेशन बेस्ड ऑन रिलीजन इज इन वायलेशन ऑफ द राइट। अगर कोई किसी के ऊपर डोमिनेट करता है, कोई रिलीजियस ग्रुप या कोई कास्ट भी लगा लीजिए, तो क्या होगा उसका असर, उसका असर ये होता है कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनने का कोशिश करता है। तो हम कहां जा सकते हैं, मैंने लास्ट में बताया था कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज प्रीवियस चैप्टर में। अगर कोई हमारे फंडामेंटल राइट्स को छीनने की कोशिश करता है तो हम डायरेक्ट रिट डाल सकते हैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में। फिर है सेकंड पॉइंट इसका, वी नीड टू प्रोटेक्ट द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। हमें फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल्स भी बड़ी जरूरी है। जब हमारा देश मेडिवल इरा से गुजर रहा था, ब्रिटिशर्स भारत में आए, तो उस समय एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी देश के अंदर, अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या होती है, छुआछूत, किसी को नीचे समझना, अपने आप को ऊपर समझना। तो एक लैडर होती है, एक सीढ़ी होती है, कुछ लोग अपने आप को हाई रैंक के ऊपर रखते हैं, कुछ लोगों को समझते हैं कि वो लोअर कैटेगरी से है, लोअर कास्ट से हैं। तो ये भी एक गैर कानूनी काम था। तो वी नीड टू प्रोटेक्ट, हमें प्रोटेक्ट करना है किसको, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। हर व्यक्ति की फ्रीडम बड़ी जरूरी है, सभी का समान अधिकार है। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू है देश के अंदर। कोई किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी लिंग का हो, किसी तरह का उससे भेदभाव नहीं किया जा सकता। तो ये था व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। तो उसके क्या कारण बताया, पहला कि मेजॉरिटी डोमिनेट करेगी किसके ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर, उससे बचाने के लिए सेपरेट करना बड़ा जरूरी है किसको, रिलीजन को स्टेट से। सेकंड, हमारे फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए। और थर्ड उसने क्या बताया, इंडिविजुअल की फ्रीडम को बचाने के लिए। ये तीन कारण है, यही क्वेश्चन बनता है पहला कि व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। नेक्स्ट है व्हाट इज इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडिया का सेक्युलरिज्म क्या है, ये तो सेक्युलरिज्म पढ़ रहे थे। इंडिया का सेक्युलरिज्म क्या है जो 1976 में आया था, तो वो क्या है, वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। कि कोई भी रिलीजन, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो बुद्ध हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, किसी के ऊपर भी डोमिनेशन नहीं करेगा, किसी को दबाने की कोशिश नहीं करेगा, प्रेशराइज्ड नहीं करेगा। सेकंड, सम मेंबर्स ऑफ सेम रिलीजन, एक ही धर्म के अंदर जो कुछ मेंबर हैं, डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर। वही पिछली बात, अगर मेरा धर्म हिंदू है, मेरी कास्ट जाट है, ब्राह्मण है, गुज्जर है, रोड है, कोई भी हो किसी भी तरह की, ये मतलब नहीं है कि मैं दूसरी कास्ट के लोगों को दबाने की कोशिश करूंगा। तो ये क्या है, रिलीजन के अंदर ही रिलीजन को नहीं दबाया जा सकता। फिर कहते हैं स्टेट डज नॉट एनफोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉर टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम। हमारा देश की गवर्नमेंट, हमारी स्टेट, हमारा कंट्री ना तो किसी धर्म को प्रमोट कर सकता। इंडिया कभी ये नहीं कह सकता आई एम हिंदू, इंडिया कभी ये नहीं कहेगा। तो क्या कहेगा, वी आर अ सेकुलर स्टेट। ना तो हमारे देश की गवर्नमेंट किसी भी धर्म को क्या नहीं कर सकती, प्रमोट नहीं कर सकती, और ना ही हमारी रिलीजियस फ्रीडम हमसे छीन सकती है। मुझे मंदिर में जाने का भी राइट है, मुझे गुरुद्वारे में जाने का भी राइट है, बशर्ते कुछ नियम होते हैं कि मंदिर में चप्पल बाहर निकाल कर जाओ और गुरुद्वारे में सिर ढक कर जाओ, ये बड़ा जरूरी होता है। फिर कहता है हाउ कैन इंडियन स्टेट प्रिवेंट द डोमिनेशन ऑफ वन रिलीजन। भारत देश के अंदर, हमारे देश के अंदर हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें गारंटी देता है कि हम फ्री हैं टू चूज एनी रिलीजन। सो हाउ कैन इंडियन स्टेट प्रिवेंट द डोमिनेशन। इंडियन स्टेट कैसे प्रिवेंट करेगी, फंडामेंटल राइट्स की हेल्प से, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर को एम्पावर्ड करके। कहता है इट यूजेस अ स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। तो सबसे पहले एक स्ट्रेटजी अपनाई जाती है, वो स्ट्रेटजी क्या है, वो है डिस्टेंस बनाकर रखो फ्रॉम रिलीजन। हमारा देश की जो सरकारें हैं वो हमेशा क्या रखती है, रिलीजन से इंटरफेयर बनाकर रखती है। हमारा स्टेट इंटरफेयर नहीं करता, वो डिस्टेंस बनाकर रखता है। फॉर एग्जांपल लॉ, स्कूल, पुलिस डज नॉट प्रमोट। अगर आप पुलिस स्टेशन जाओ कोई एफआईआर लिखवाने के लिए, तो
तो वो ये नहीं पूछेंगे कि आपका धर्म क्या है, मैं आपकी नहीं लिखता आप हिंदू हो या आप मुसलमान हो, आप उस जाति से बिलोंग करते हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में चले जाओ, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में चले जाओ, दे डजंट आस्क यू, वे आपसे कुछ नहीं पूछेंगे, सॉरी दे डोंट आस्क यू एनीथिंग अबाउट योर रिलीजन, ना ही वो कहेंगे कि आप एक हिंदू हो तो मैं आपकी हेल्प करूंगा। हमारी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट किसी भी तरह के रिलीजन को प्रमोट नहीं करती है। तो पहला तरीका क्या है बचने का, किससे, डोमिनेशन से, डिस्टेंस बना लेती है गवर्नमेंट अपने आप से। दूसरी स्ट्रेटजी, दूसरा तरीका क्या है, नॉन इंटरफेयर, गवर्नमेंट किसी भी रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर नहीं करती जहां तक हो सकता है। सो टर्बन का एक एग्जांपल दिया, जैसे सिख रिलीजन है, हमारे पूरे देश के अंदर हेलमेट पहनना कंपलसरी कर दिया गया है, लेकिन सिखों को इसमें छूट है क्योंकि एक रिलीजियस मैटर है, वो टर्बन डालते हैं सिर के ऊपर, उसके ऊपर हेलमेट नहीं रखी जाती, इस कारण उन्हें छूट दे दी गई, तो वो ज्यादा इंटरफेयर भी नहीं करते। अब कहता है स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेंशन, कई बार ऐसी मजबूरी हो जाती है, स्टेट को क्या करना पड़ता है, गवर्नमेंट को इंटरवेन करना पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले 3 तलाक का एक बहुत बड़ा मुद्दा उठा था। मुस्लिम क्या करते थे, वो एक महिला को 3 बार बोलने पर तलाक तलाक तलाक, उसे छोड़ दिया जाता था, तो उसकी लाइफ बर्बाद हो जाती थी उस महिला की। तो सरकार ने इसके अंदर इंटरवेन किया। इंटरवेन करने का मतलब क्या था कि अगर इसके अंदर कुछ गलत है, सभी बराबर है, पूरे देश की महिलाएं, कोई चाहे किसी भी धर्म की हो, तो राइट टू इक्वालिटी वहां पर लागू किया गया और 3 तलाक जैसी कुप्रथा को भारत से खत्म कर दिया गया। ऐसे ही ब्रिटिशर्स के जमाने में सती प्रथा थी, उसको बैन किया गया। और अनटचेबिलिटी, हिंदुओं के अंदर ही एक बहुत बड़ी बुराई थी, छुआछूत की बुराई, कि ये छोटी जाति का है, ये उस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये उस धर्म का है। तो इस अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17, मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था, आर्टिकल 17 के तहत खत्म कर दिया गया। आर्टिकल 17 एबोलिश्ड, क्या करता है, प्रोहिबिटेड एंड एबोलिश्ड अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी का। देन फिर कहता है अनटचेबिलिटी अपर लोअर कास्ट के चक्रों से बचाता है, हेल्प विद फाइनेंस, और कई बार एक ऐसा इंटरवेन भी करता है, देखो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव, कि अगर कोई धर्म अपने स्कूल या कॉलेज खोलना चाहता है तो उनकी फाइनेंशियल हेल्प भी प्रोवाइड कराई जाती है, मदरसा खोलने में, विद्यालय खोलने में, गुरुकुल खोलने के अंदर। देन फिर इसके अंदर है लास्ट पॉइंट, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या डिफरेंस है, बड़ा छोटा सा डिफरेंस है, वो आपको समझना पड़ेगा क्या डिफरेंस है। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन कहता है नाइदर द स्टेट, ना तो स्टेट, नोर रिलीजियन कैन नॉट इंटरफेयर इन वन अनदर, ना तो स्टेट और ना ही धर्म एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर करेंगे। स्टेट भी अलग है दोस्तों और रिलीजन भी अलग है, वो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, एक दूसरे के मामले में इंटरफेयर ही नहीं करते। ये अमेंडमेंट फर्स्ट है अमेरिका का। और इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, स्टेट कैन इंटरवेन इन रिलीजियस मैटर। स्ट्रेटजी ऑफ इंटरवेनेशन पढ़िया हमने, अनटचेबिलिटी, अपर लोअर, हेल्प विद फाइनेंस। लेकिन हमारे देश के अंदर स्टेट चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो वो क्या कर सकती है, इंटरवेन कर सकती है, किसके अंदर, रिलीजियस मैटर के अंदर। तो आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने लेसन पढ़ा पूरा सेकुलरिज्म, ये एक ही लेसन है, इसको समझने की ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी आपको। सेकुलरिज्म मतलब धर्मनिरपेक्ष, कि स्टेट का अपना कोई धर्म नहीं है, स्टेट बिल्कुल ही दूर है धर्म से, लेकिन कुछ मैटर्स के अंदर क्या करना पड़ता है, स्टेट को इंटरफेयर भी करना पड़ता है। थैंक यू वेरी मच।